अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं चैप्टर 6 दैट इज व्हाट इज द इंट्रोडक्शन टू ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। नो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की स्टडी ये है क्या असल में? दिस इज व्हाट इज द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। सो दिस इज ऑल अबाउट द स्टडी ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अब यहाँ पर कंपाउंड्स तो हम सबको मालूम है कि ये मुख्तलिफ किस्म के कंपाउंड्स होते हैं, बट दिस इज व्हाट इज द ऑर्गेनिक। व्हाट डज द ऑर्गेनिक मीन? ऑर्गेनिक वर्ड इनिशियली लिविंग ऑर्गेनिज्म्स से निकाला गया था, यानी वो तमाम के तमाम कंपाउंड्स जो कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स में पाए जाते हैं, लाइक एनिमल्स में या प्लांट्स में जितने भी कंपाउंड्स उनमें से या उनके सेल्स में से एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं, उन सबको ऑर्गेनिक कंपाउंड कहा जाता है। बट ये वाली बात, दिस इज व्हाट इज कॉल्ड द वाइटल थ्योरी। दिस इज द वाइटल थ्योरी। तो ये वाइटल थ्योरी रिजेक्ट हो गई। उसके बाद चूंकि हम ये देखा गया कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को ना सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म से हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, ना सिर्फ वहां से हासिल कर सकते हैं, बल्कि इसको लेबोरेटरी में भी तैयार किया जा सकता है। तो बेशुमार कंपाउंड ऐसे भी सामने आए जिनको हम लेबोरेटरी में तैयार होने करना शुरू कर दिया। तो इसकी ये वाइटल थ्योरी को ख़त्म कर दिया गया। और अब हम ये बात समझते हैं कि मेन कॉन्स्टिट्यूएंट किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के होने के लिए उसमें दिस इज व्हाट इज द कार्बन। कार्बन इज द मेन कांस्टेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब इसके अलावा, कार्बन के अलावा इसमें हाइड्रोजन भी पॉसिबली पाया जा सकता है। इट मे बी द प्रेजेंस ऑफ द ऑक्सीजन इन द कंपाउंड और द सल्फर और डिफरेंट काइंड्स ऑफ द हैलोजेंस। बट कार्बन इसमें सबसे अहम एलिमेंट होता है जो ऑर्गेनिक कंपाउंड में पाया जाए। यानी अब अगर हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को समझना चाहते हैं, सो वी मस्ट हैव टू अंडरस्टैंड अबाउट द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। और अगर हम ऑर्गेनिक कंपाउंड को समझना चाहते हैं तो हमें बेसिकली कार्बन को समझना होगा। नाउ कार्बन को अगर हम समझने की कोशिश करें, सो फर्स्टली जो सबसे अहम इंफॉर्मेशन कार्बन के मुतालिक कि कार्बन, इसका सिंबल क्या होता है? दिस इज व्हाट इज द सी। और well, I'm redrawing it. This is C। और इस हमें ये बात मालूम है कि इसका एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास ये क्या मौजूद? दिस इज व्हाट द एटॉमिक मास इज 12 एंड एटॉमिक नंबर इज 6। नो, 6 इज द एटॉमिक नंबर। हमें ये बात मालूम है कि कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, यानी इसके पास इसके न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन्स मौजूद हैं? इफ आई एम ड्राइंग द न्यूक्लियस ऑफ द कार्बन, so there are 6 protons and whatever the number of neutron, I'm not writing कि न्यूट्रॉन से कितने हैं यहाँ पर, बट 6 प्रोटॉन्स के पास मौजूद हैं। इसके अगर हम शेल को बनाते हैं तो शेल जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं और इसमें एक और शेल भी मौजूद, सेकेंड शेल, एंड दिस इज व्हाट इज हैविंग 2, these are the 6 electrons। तो इसमें कार्बन के आखिरी शेल यानी वैलेंस शेल में, ये बात हमें मालूम है कि इसका ये शेल क्या कहलाता है? द लास्ट शेल इज द वैलेंस शेल। वैलेंस शेल, वैलेंस शेल में इस कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। और हमें ये बात मालूम है, अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ ऑक्टेट, लॉ ऑफ ऑक्टेट, हर किसी भी एटम के आखिरी शेल में यानी वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। इसके सेकंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। तो इन 8 इलेक्ट्रॉन्स ये पूरे करने के लिए कार्बन को मजीद कितने इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत होती है? 4 इलेक्ट्रॉन्स की। लेट्स से इफ देयर इज अ कार्बन
अगर हमारे पास ये कार्बन एटम मौजूद है, तो इस कार्बन को मैं सिंपली कार्बन, और इस कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं वो ये मौजूद 1 2 3 and 4. So these are the 4 valence electrons. इलेक्ट्रॉन्स कौन कौन से हैं? दिस वन, इनको हम अगर मेंशन करें तो एक ये इलेक्ट्रॉन है, दूसरा ये इलेक्ट्रॉन, तीसरा ये और चौथा ये इलेक्ट्रॉन। ये 4 इलेक्ट्रॉन्स की हम बात कर रहे हैं इसमें से। सो इन 4 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन ये मौजूद हैं। अब इस कार्बन एटम को टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे करने हैं, तो वो कैसे पूरे करेगा? लेट्स से अगर ये रिएक्ट करता है हाइड्रोजन से, तो हमें बात मालूम है कि हाइड्रोजन के भी आखिरी शेल में, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 1 होता है, तो इसके भी आखिरी शेल में एक इलेक्ट्रॉन ही होगा। नो, हाइड्रोजन क्या करेगा? इसमें हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन और कार्बन में मौजूद ये एक इलेक्ट्रॉन, ये दोनों आपस में एक दूसरे के साथ शेयरिंग करेंगे। शेयरिंग, दिस इज व्हाट इज द कोवेलेंट बॉन्डिंग। तो ये कोवेलेंट बॉन्डिंग के तहत, जो कि इससे पहले आप समझ चुके हैं फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री में, तो इसके तहत इसने यहाँ पर बॉन्डिंग की, तो कोवेलेंट बॉन्डिंग हो गई। इस कोवेलेंट बॉन्डिंग के तहत हाइड्रोजन का ये अपना इलेक्ट्रॉन और कार्बन से इसने ये इलेक्ट्रॉन बोरो किया, जिसके तहत इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स मुकम्मल हो गए। ना बट अब यहाँ पर कार्बन के पास अगर आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को चेक करें, तो इसके वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स के अपने मौजूद थे, और एक ये हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग के तहत एक इलेक्ट्रॉन इसमें शामिल हो गया। तो इस वक्त कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं? 5 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। बट ये 5 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद, बट अभी अभी भी ये कार्बन अपने लॉ ऑफ ऑक्टेट को मीट नहीं करता, यानी अभी भी इसे मजीद 3 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। तो ये बकिया 3 इलेक्ट्रॉन्स के लिए क्या करेगा? ये एक इलेक्ट्रॉन एक और हाइड्रोजन का, then this is the third electron of another hydrogen, and there is another hydrogen of another electron. अब यहाँ पर चेक कीजिएगा, एक बॉन्डिंग इसने यहाँ से की, एक बॉन्डिंग यहाँ से की, और एक बॉन्डिंग यहाँ से की। तो इस कार्बन ने चारों तरफ से बॉन्डिंग की। बॉन्डिंग करने के बाद अब इस कार्बन के पास टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए? 8, यानी 4 इसके अपने, दिस इज द 5th इलेक्ट्रॉन, this is the 6th electron, this is the 7th electron, and this is the 8th electron. तो ये लॉ ऑफ ऑक्टेट को मीट करता है, जिसकी बुनियाद पर इसके पास इलेक्ट्रॉन्स मुकम्मल हो जाते हैं। सो दैट्स व्हाई द मोस्ट simplest organic compound is what? Is CH4. This is what is CH4. Okay. अब इसी तरह से अगर हम ये बात करें कि अब किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में एक नहीं बल्कि 2 कार्बन मौजूद हैं, तो लेट्स से 2 कार्बन अगर मौजूद हैं, तो ये मैंने बनाया यहाँ पर पहला कार्बन, और ये मैंने बनाया यहाँ पर दूसरा कार्बन। अब ये भी हमें साथ साथ मालूम है कि दोनों ही कार्बन के आखिर शेल में, यानी वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होंगे, तो देयर आर 4 इलेक्ट्रॉन इन ईच ऑफ द कार्बन। अब हमें ये मालूम है कि इन दोनों के लिए, दोनों को रिएक्शन किससे करना है? हाइड्रोजन से। सो पहले तो हम ये समझ लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये दोनों के दोनों कार्बन मौजूद हैं, तो जाहिर है कि ये दोनों आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्ट होंगे। तो कैसे कनेक्ट होंगे कि इस कार्बन का ये इलेक्ट्रॉन दूसरे कार्बन के इस इलेक्ट्रॉन के साथ भी बॉन्डिंग करेगा। सो देयर इज अ बॉन्डिंग, ये दोनों एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो गए। अब रही बात दूसरे कार्बन की, यहां पर मौजूद ये हाइड्रोजन, इसका ये इलेक्ट्रॉन मौजूद, द सेकंड, इस इलेक्ट्रॉन के लिए एक हाइड्रोजन रिएक्ट करेगा और दूसरे हाइड्रोजन यहां रिएक्ट करेगा। देन दिस इज द हाइड्रोजन, इस इलेक्ट्रॉन
सिलेक्ट करने के लिए another hydrogen and there is another hydrogen. So अब हम इसको बॉन्डिंग के तहत हम शो कर लेते हैं कि इसकी बॉन्डिंग कैसे हो रही है. लाइक दिस वन, इसने सेल्फ बॉन्डिंग की, this is the bonding, this is the bonding, this one and here we are this one. Now यहाँ पे आप चेक कीजिएगा कि अब इसकी बॉन्डिंग किस तरह से हुई कि ये कार्बन दूसरे कार्बन से अटैच है और इस कार्बन के साथ मजीद 3 हाइड्रोजन अटैच हैं. इसके मुताबिक इस कार्बन की चारों वैलेंसी मुकम्मल और दूसरे कार्बन की भी चारों वैलेंसी मुकम्मल. सो इसे हम किस तरह से लिख सकते हैं, ये क्या बनाता है, दिस इज द CH3 बॉन्डिंग CH3, राइट. दोनों तरफ इसमें आप देख रहे हैं कि 3 हाइड्रोजन मौजूद हैं, हर एक कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन मौजूद. CH3 bonding CH3. So this is the organic compound having 2 carbon atoms. Okay. Now अपनी बात को हम आगे बढ़ाते हैं. Like now we have 3 carbon atoms. So let's say this is 1 carbon, this is the second carbon, this is the third carbon atom. और इन तीनों कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, 4 इलेक्ट्रॉन्स इसके, there are 4 electrons over here and there's a 4 electrons, right. अब इन सबके साथ हाइड्रोजन से अटैच होना है, उससे पहले हम कार्बन की अटैचमेंट कर लेते हैं आपस में. तो दिस इज द अटैचमेंट ऑफ द कार्बन टू कार्बन अटैचमेंट, एक बॉन्डिंग और यहाँ पर एक बॉन्डिंग. अब जरा इस बात को भी अपने जहन में रखिएगा, क्योंकि हर कार्बन एटम 4 जगहों से बॉन्ड हो सकता है. तो अब इस कार्बन की अगर हम बात करें तो ये इसकी एक जगह से तो बॉन्डिंग हो चुकी है, इसका एक इलेक्ट्रॉन एंगेज हो चुका है. तो इसका मतलब है कि बकिया 3 इलेक्ट्रॉन से 3 हाइड्रोजन अटैच होने हैं. यानी दिस द हाइड्रोजन, वेल चेंजिंग इट, राइट. सो दिस द हाइड्रोजन, दिस द हाइड्रोजन एंड दिस द हाइड्रोजन. तो 3 हाइड्रोजन इससे अटैच होने. लेट्स टॉक अबाउट दिस कार्बन, द सेकंड कार्बन. अब ये सेकंड कार्बन, एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के साथ अटैच है और एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के साथ अटैच है. तो अब इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन सिर्फ ये 2 बचते हैं, ये एक ऊपर वाले इलेक्ट्रॉन और एक ये नीचे वाले इलेक्ट्रॉन. तो जाहिर है कि इसके साथ जो हाइड्रोजन अटैच होंगे वो सिर्फ 2 ही होंगे. तो एक हाइड्रोजन मैंने यहाँ लगा दिया और एक हाइड्रोजन यहाँ लगा दिया. नो ओवर हियर इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स फ्री हैं, 1 2 3. तो इसके साथ 3 हाइड्रोजन एटम्स आने चाहिए. दिस इज 1, दिस इज 2 एंड दिस वन इज द थर्ड हाइड्रोजन एटम. अब इन सब की हम बॉन्डिंग को हम शो करते हैं कि बॉन्डिंग कैसे होनी चाहिए. सो दिस इज द 1 हाइड्रोजन, सेकेंड एंड द थर्ड इज द 1, यहाँ से 2 हाइड्रोजन अटैच हैं, इसके साथ 3 हाइड्रोजन अटैच. नो अब इसको अटैचमेंट के बाद हम ये चेक कर सकते हैं कि अब इस कंपाउंड को हम किस तरह से लिख सकते हैं. दिस विल बी CH3, पहला कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन अटैच हैं, बॉन्डिंग इज द बॉन्डिंग. इसके बाद ये कार्बन, इस कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन अटैच हैं, 2 हाइड्रोजन. तो हमने क्या लिखा, CH2. देन द थर्ड कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन अटैच हैं, 3. सो दिस इज द CH3. okay. नो ये 3 कार्बन वाले कंपाउंड्स, इसको हमने क्या लिखा, CH3 CH2 CH3. ये बात भी याद रखिएगा कि लिखने के एतबार से हम बाज़ औक़ात इसी कंपाउंड को इस तरह से भी लिख सकते हैं, लाइक दिस इज द C और H3 बॉन्डिंग CH3
H2 bonding CH3. Well, this is 3, right? तो यहां पर आप देखेंगे कि इस लोकेशन पे ये पार्ट और ये पार्ट मैंने डिफरेंट लिखा है। इसमें H3 इसके अपोजिट साइड मौजूद है, इसमें H3 इसके फ्रंट साइड मौजूद है, बट इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी किसी हाइड्रोजन को आप किसी भी साइड पे लिख दें, है तो इसके ही हाइड्रोजन, तो हम चाहे फ्रंट पे लिखें या इसके किसी भी साइड लिखें, लेफ्ट साइड या राइट साइड, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। नो, अब ये तो हमने बात हम समझ चुके कि 3 अगर कार्बन्स होंगे तो ये कंपाउंड कैसे होना चाहिए। लेट्स से अगर इसमें 4 कार्बन मौजूद है, तो 4 कार्बन वाले कंपाउंड को आपने खुद समझ लेना है कि अब कैसा बनना चाहिए। लेट्स से कि मैं इसमें अब इन जनरल बनाता हूँ, जैसे C, एक कार्बन बॉन्डिंग with the second carbon, bonding with the third carbon, and bonding with the fourth carbon. नो, अब ये समझिएगा यहाँ पर, क्योंकि इसकी बॉन्डिंग सिर्फ एक कार्बन से हो रही है, तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स कितने आने चाहिए। इस कार्बन की बॉन्डिंग कितनी जगहों से हो रही है, एक यहाँ से और एक यहाँ से। क्योंकि 2 जगहों से इसकी बॉन्डिंग हो रही है, तो इसका मतलब यहाँ पे हाइड्रोजन की तादाद कितनी होनी चाहिए, 2। इस कार्बन, इसमें इस कार्बन की बॉन्डिंग कहाँ मौजूद, 2 जगहों से हो रही है, तो यकीनन यहाँ पर भी हाइड्रोजन की तादाद कितनी होनी चाहिए, 2। नो द लास्ट कार्बन, इस कार्बन की बॉन्डिंग सिर्फ एक जगह पे मौजूद, तो यकीनन इसमें नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स की तादाद कितनी होगी, दिस विल बी 3। सो दिस मॉलिक्यूल अगर 4 कार्बन मौजूद हैं, तो ये हमारे पास कंपाउंड बनना चाहिए। नो, इसको थोड़ा सा समराइज करते हैं, लाइक I'm writing over here. अगर हमारे पास एक कार्बन कंपाउंड है, तो उसका फॉर्मूला क्या बनता है, CH4। अगर 2 कार्बन मौजूद है, तो चेक कीजिएगा कार्बन की तादाद 2 होने पर हाइड्रोजन्स की तादाद कितनी होती है, 6। सो दिस विल बी द C2H6। Now if there are 3 carbons, तो 1 2 3 3 कार्बन, तो हाइड्रोजन्स की तादाद कितनी होती है, आप भी बता सकते हैं बआसानी। दिस इज 3 5 and plus 3 8, C3H8। Now in case of the 4 carbon, हाइड्रोजन्स की तादाद 3 to 5 6 7 8 9 10, so this is the C4H10। okay, now यहाँ पर ये तो हमने इसी रूल्स के तहत, लॉ ऑफ ऑक्टेट के हमने कंपाउंड लिखे कि अगर एक कार्बन होगा तो यकीन उसमें 4 हाइड्रोजन ही अटैच होंगे, ना 3 हो सकते हैं ना 5। वैसे ही अगर 2 कार्बन मौजूद हो तो उसमें 6 हाइड्रोजन ही होंगे। 3 कार्बन के केस में 8 हाइड्रोजन अटैच होने चाहिए और 10 हाइड्रोजन अटैच होने चाहिए व्हेन द नंबर ऑफ कार्बन इन अ कंपाउंड इज 4। अब यहाँ चेक कीजिएगा कि हर एक कार्बन के इजाफा होने पर कितनी हाइड्रोजन्स में इजाफा होता है। यहाँ चेक कीजिएगा, एक कार्बन का डिफरेंस और हाइड्रोजन से डिफरेंस कितना आ गया, 2। नो, यहाँ चेक कीजिए कि एक कार्बन में इजाफा होने से हाइड्रोजन में कितना डिफरेंस आया, दिस इज व्हाट इज द CH2। एंड अगेन एक कार्बन में इजाफा होने से कितने हाइड्रोजन्स में डिफरेंस आ गया, दिस इज व्हाट इज द CH2। यानी हमेशा हर एक कार्बन के इजाफा होने से हाइड्रोजन्स की तादाद में 2 का इजाफा होता है। इस बुनियाद पर हम ये समझ सकते हैं कि अगर कार्बन की तादाद 5 होगी तो हाइड्रोजन्स की तादाद 12 होनी चाहिए। कैन यू अंडरस्टैंड दिस? अगर कार्बन की तादाद 6 है, सो हाइड्रोजन्स की तादाद 14 होनी चाहिए, राइट?
सो इन बातों को हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे कि कार्बन 5 और कार्बन 6 और इससे ज़्यादा हायर कार्बन के केस में क्या मामला होने चाहिए. सो विल बी डिस्कसिंग इन द नेक्स्ट क्लास.